हेलो, हाय, गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका आपके प्यारे परिवार बीएससी बायोवाला में। बच्चों, आज जो आपको पढ़ना है वो टॉपिक आपका है जो ये टॉपिक है आपका। ये देखिए, इंटरेक्शन बिटवीन जीन एंड इन्वायरमेंट में ये आपका टॉपिक का नाम है। इसमें आपको पढ़ना है इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑन जीन एक्सप्रेशन। और नेक्स्ट हमको ये लास्ट पढ़ना है इनहेरिटेंस ऑफ कंटिन्यूअस कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद ये यूनिट आपका समाप्त हो जाएगा। इस यूनिट का नाम क्या था? जो यूनिट हम लोग पढ़ रहे थे उसका नाम था एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म जीन एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, इसमें आपको हमने एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म में मल्टीपल एलिल, जीन इंटरेक्शन, इंटरेक्शन बिटवीन सेक्स एंड हेरिडिटी में हमने सेक्स इन्फ्लुएंस एंड सेक्स लिमिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाया। फिर उसको हमने साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस मैटरनल इफेक्ट पढ़ाया। इसके बाद हमने आपको जीनोमिक इम्प्रिंटिंग पढ़ाया। ठीक, इसके बाद हमने आपको पढ़ाया एंटीसिपेशन। इसके बाद आज हम आपको पढ़ाएंगे जो जीन एक्सप्रेशन पे इन्वायरमेंटल इफेक्ट क्या है। देखिए, जीन एक्सप्रेशन वाला टॉपिक आप में है तो नहीं, लेकिन आपको इन्वायरमेंट का क्या जीन एक्सप्रेशन पे, जीन की एक्सप्रेशन पे क्या इन्वायरमेंट का अफेक्ट हो रहा है उसको आपको पढ़ना है थर्ड सेमेस्टर में। हाँ, थर्ड सेमेस्टर में आपको इस टॉपिक को और डिटेल में पढ़ना है। लेकिन आज फैक्टर जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है वो जीन को कैसे अफेक्ट कर रहा है इसके बारे में आज हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इनहेरिटेंस ऑफ कंटिन्यूअस कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे। ओके बच्चा, तो बिना देर किए आइए हम देखते हैं टॉपिक। और हाँ, कल आपने जो पढ़ा था, तो बच्चा जो कल आपने टॉपिक पढ़ा था, कल आपने क्या पढ़ा था भैया? कल आपने पढ़ा था एंटीसिपेशन। तो एंटीसिपेशन क्या है फटाफट से आप बताइए। तो बता दिए आप लोगों एंटीसिपेशन क्या है। तो आपने बताया कि जेनेटिक करेक्टर का जनरेशन आफ्टर जनरेशन सीवियर हो जाना। जेनेटिक करेक्टर का जनरेशन आफ्टर जनरेशन सीवियर हो जाना, और क्या हो जाना, और जो इसका एक्सटेंट है वो अर्ली एज में भी दिखने लगना, अर्ली एज में भी वो दिखने लगेगा। यही है आपका एंटीसिपेशन। ठीक है बच्चा, ये है आपका एंटीसिपेशन। तो एंटीसिपेशन का जो काज था, किस तरीके से एंटीसिपेशन हो रहा था, उसको लास्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ाया गया है। ठीक है, आप जाके उस लेक्चर को कवर कर लें। ठीक है, तो आज आपका टॉपिक है इन्वायरमेंटल इफेक्ट या इन्फ्लुएंस ऑन जीन एक्सप्रेशन। इन्वायरमेंट का जीन एक्सप्रेशन पे क्या इफेक्ट है वो आज हम इसमें देखेंगे। ठीक है, पहला इंट्रोडक्शन हमारा, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हम इंट्रोडक्शन आपको देते हैं। तो यहाँ भी इंट्रोडक्शन आपको बताया गया है। थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है कि सही दिख रहा है? बताइए, क्लियर करिए। ठीक ठीक, गुड गुड, सही। द एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स इन एन ऑर्गेनिज्म कैन बी इन्फ्लुएंस बाय द इन्वायरमेंटल फैक्टर। देखिए, वुडवर्थ का एक सिद्धांत है कि किसी भी कैरेक्टर के लिए जो कैरेक्टर होगा वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के गुणनफल का क्या मतलब है? गुणनफल का क्या मतलब है? प्रोडक्ट का क्या मतलब है? देखिए, जब अब तक हम लोगों ने पढ़ा, मेंडल ने बताया या फिर अदर हमने जो मेंडल से एक्स्ट्रा एक्सटेंशन उसका पढ़ा था, हमने बताया जो जनरेशन में जो पेरेंट में कैरेक्टर हैं वो बच्चों में ट्रांसफ़र हो रहे थे। ठीक है, मान लीजिए बच्चों में कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो गए। ठीक है, अच्छे कैरेक्टर पेरेंट पे थे तो बच्चों में अच्छे कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो गए ना। मतलब भैया, ये पहलवान का लड़का है तो पहलवान ही बनेगा। ठीक है, ऐसा ऐसा हुआ। ठीक है, ऐसा हो कहा जा रहा है। लेकिन क्या हुआ बच्चा, इस पहलवान के बच्चे को मान लीजिए इसमें जीन है कठोर काम करने का, हार्ड वर्क करने का। ठीक है, लेकिन मान लीजिए ये बहुत आलिशान रहने लगा ना, ये काम ऐसा, मतलब ऐसे इन्वायरमेंट में था कि उसको काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो वो भैया क्या होगा, वो उस इन्वायरमेंट के अनुसार अपने आप को एडाप्ट कर लेगा, वो ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। ये तो मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने लिया था। तो जो इन्वायरमेंट और हेरिडिटी का क्या गुणनफल, ये अब हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहे हैं।
ठीक है। जैसे मान लीजिए एक पढ़ने का ही आप सेंस ले लीजिए, जैसे आपका पढ़ने का बहुत मन है, ठीक है, आप ना आपका पढ़ने का बहुत मन है और आपके घर में इन्वायरमेंट सही नहीं है, वहाँ पे हल्ला भी हो रहा है, ठीक है, आपके यहाँ लाइट नहीं है, बहुत गर्मी हो रही है ना, और परिवार में हमेशा झगड़ा लड़ाई हो रहा है, तो आपका इन्वायरमेंट ख़राब हुआ कि नहीं? तो आप पढ़ाई कर पाएंगे? आप बोलेंगे नो, पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसी तरह मान लीजिए हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, उनसे हमारे अंदर कोई कैरेक्टर तो आ गया, लेकिन उस कैरेक्टर के लिए अच्छा इन्वायरमेंट जब मिलेगा तब वो कैरेक्टर बेहतर ढंग से डेवलप्ड हो पाएगा। जैसे हाइट का जीन मान लीजिए है किसी बच्चे में, लेकिन अगर उसको अच्छे से पोषण नहीं मिला, खाना पीना नहीं मिला, क्या वो बेबी का अच्छे से ग्रोथ होगा? आप बोलेंगे नहीं, अच्छे से ग्रोथ नहीं होगा। इसलिए हम कह सकते हैं किसी भी कैरेक्टर के लिए जीन का ही नहीं, उसके साथ साथ इन्वायरमेंट का भी अच्छा होना ज़रूरी है, ताकि वो कैरेक्टर बेहतर ढंग से डेवलप्ड हो सके। तो ये हो गया आपका इन्वायरमेंट, हमने बताया आपका इन्वायरमेंट कैसे रोल प्ले कर रहा है किसी कैरेक्टर को बेहतर ढंग से एक्सप्रेशन होने के लिए, ठीक है। तो ये हम इंट्रोडक्शन में आपको देखेंगे, ठीक है। तो जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है उसमें कुछ एक्सटर्नल फैक्टर भी आएंगे और इंटरनल फैक्टर भी आएंगे। देखिए, दिस इंक्लूड्स एक्सटर्नल वर्ल्ड वेयर द ऑर्गेनिज्म डेवलप्स ओवरऑल लोकेटेड, ठीक है, एंड द एंड आल्सो द इंटरनल वर्ल्ड विच इंक्लूड्स फैक्टर सच एज हार्मोन्स एंड मेटाबॉलिक इन और बॉडी, ठीक है। तो जो इंसान का डेवलपमेंट है उसमें जो एक्सटर्नल फैक्टर है और इंटरनल फैक्टर दोनों ही इफेक्ट करेगा। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर में एक्सटर्नल फैक्टर भी होगा, इंटरनल फैक्टर होगा, ठीक है। जो एक्सटर्नल फैक्टर होगा इसमें आपको देखना है लाइट कैसे हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ को इफेक्ट कर रहा है, टेम्परेचर कैसा है, किस टेम्परेचर में आप सर्वाइव कर रहे हो, ठीक है, और मान लीजिए फूड वगैरह आपको कैसा मिल रहा है ना, फूड ह्यूमन की बात हो गई तो फूड देखा जाएगा ना। और देखिए इंटरनल फैक्टर में हार्मोन्स कैसा है ना, एंजाइम्स कैसे मिल रही हैं ना, कैसे जीन्स हैं, इस इंटरनल फैक्टर में ये सब होगा। तो एक्सटर्नल फैक्टर में लाइट, टेम्परेचर, जो भी आपके एक्सटर्नल फैक्टर है, जो न्यूट्रिय है उसको देखा जाएगा, मतलब जो एक्सटर्नली जिससे इंसान एबायोटिक फैक्टर्स जिससे इंसान घिरा हुआ है, कोई ऑर्गेनिज्म घिरा हुआ है। तो एक्सटर्नल फैक्टर में ये हम लोग देखेंगे, इंटरनल फैक्टर जो ह्यूमन के बॉडी के अंदर का फैक्टर होगा उसको एक्सटर्नल फैक्टर देखेंगे, ठीक है। इसमें लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, फूड हो गया, सॉइल हो गया ना, ये सब आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आइए पहले हम लोग इसका यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया गया है, फैक्टर इन्वॉल्विंग इन जीन रेगुलेशन, ये रेगुलेशन है, या फिर यूँ कह लीजिए आप एक्सप्रेशन ओवर एक्सप्रेशन, ठीक है बच्चा, जीन रेगुलेशन या फिर एक्सप्रेशन। यहाँ फैक्टर है, इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात हो रही है, तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर और इंटरनल इन्वायरमेंटल फैक्टर। एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर में एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर और इंटरनल इन्वायरमेंटल फैक्टर। जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर है उसमें आपको देखना है उसमें आपको देखना है ड्रग्स, किसी ड्रग्स का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, केमिकल्स, जो केमिकल्स हैं उनका क्या इफेक्ट हो रहा है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट हो रहा है और लाइट का क्या इफेक्ट हो रहा है, इन फैक्टर को हम देखेंगे। और इंटरनल फैक्टर में सेक्स इन्फ्लुएंस एंड सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स हैं, ठीक है। जो इंटरनल फैक्टर है सेक्स इन्फ्लुएंस और सेक्स लिमिटेड, ये तो आपने देख लिया कि जो कुछ कैरेक्टर ऐसे थे जो हार्मोन्स सेक्स लिमिटेड थे और सेक्स इन्फ्लुएंस थे, कि भैया फीमेल में है तभी ये करेक्टर शो होगा, या फिर सेक्स लिमिटेड है तो हार्मोन्स के कारण कुछ कुछ करेक्टर आपके इफेक्ट अफेक्ट हो रहे थे, शो हो रहे थे, क्योंकि जीन तो मेल फीमेल दोनों में थे ना, मेल और फीमेल दोनों में जीन थे, लेकिन हार्मोन्स और बॉडी की कंडीशन के आधार पे मेल है या फीमेल है, कौन सा क्रोमोसोम है, एक्स वाई है या एक्स एक्स है, इस आधार पे आपने देखा था कि भैया कोई करेक्टर आपका डेवलप्ड हो रहा था। उसमें आपको हमने सेक्स इन्फ्लुएंस और सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स को डिटेल में पढ़ाया है। तो ये तो हमने पढ़ लिया, ये फिनिश हो गया, लेकिन अब हमको यहाँ ये बात करनी है जो एक्सटर्नल फैक्टर है, इसमें ड्रग्स, केमिकल्स,
टेम्परेचर और लाइट्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो एक एक करके देखिए बच्चा। इंटरनल फैक्टर को देखना है। पहला हेडिंग डालना है आपको ड्रग्स एंड केमिकल। तो यहाँ पे देखेंगे केमिकल्स कैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है, एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पे समझाया गया है। ठीक है, देखिए द प्रेजेंस ऑफ ड्रग्स और केमिकल इन एन ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट कैन आल्सो इन्फ्लुएंस जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, जीन एक्सप्रेशन को ऑर्गेनिज्म किस इन्वायरमेंट से घिरा है ना, इसके आसपास कैसा इन्वायरमेंट है, मान लीजिए कोई ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये ह्यूमन ही मान लीजिए, इसके आसपास कौन कौन सा केमिकल है, लाइट कैसा है ना, जैसे बेबी डेवलप्ड हो रहा है, तो अगर मदर कोई ऐसा मतलब मान लीजिए सिगरेट पी रही है, ठीक है, या फिर मतलब कोई भी वो नशा कर रही है, ठीक है, उसके बेबी पे अफेक्ट पड़ेगा ना, तो केमिकल ये बेबी को अफेक्ट कर रहा है कि नहीं, आप बोलेंगे हाँ कर रहा है। तो वही आप समझिए ड्रग्स और केमिकल। कोई मेडिसिन खाता है, मतलब मम्मी मान लीजिए इस गर्म बेबी भी है ना, कोई मेडिसिन खा रहा है तो ये बेबी को भी अफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा ना। एक थैलाब्रोमाइड कुछ है ना ड्रग्स, अगर उसको कोई खा लेता है तो बच्चों का जो ये आर्गन डेवलपमेंट है वो, ये थैलाब्रोमाइड शायद यही है, वो वोमिटिंग की मेडिसिन है। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी खा लेती है तो जो ऑर्गेनोजेनेसिस है बेबी में वो अच्छे नहीं हो पाता है। ठीक है, तो बच्चा क्या होगा, उसके पास आर्गन ही नहीं होंगे। तो ड्रग्स और केमिकल अफेक्ट कर रहे हैं बेबी के डेवलपमेंट में, ऐसे ही हर ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करेगा। ठीक है, इसीलिए वुडवर्थ ने बताया जो हेरिडिटी है आपके इन्वायरमेंट और सॉरी जो किसी बेबी का डेवलपमेंट है वो इन्वायरमेंट और हेरिडिटी के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ओके। तो देखिए भैया यहाँ पे साइक्लोप्स फिश का एग्जांपल लेके आपको यहाँ पे ड्रग्स और केमिकल के रोल को बताया गया है। ठीक है, साइक्लोप्स फिशेज आर डायनेमिक एग्जांपल ऑफ द वे इन विच इन्वायरमेंटल केमिकल कैन अफेक्ट इनके, मतलब साइक्लोप फिश के लिए जो केमिकल अफेक्ट के को अच्छे से यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, 1907 में 1907 में रिसर्चर्स CR स्टॉकर्ड, ठीक है, स्टॉकर्ड है, क्रिएटेड साइक्लोपियन फिशेस एम्ब्रियो बाय प्लेसिंग फर्टिलाइज्ड फंडुलस हेट्रोक्लिटस एक्स इन 100 ml ऑफ सी वाटर। जो फंडुलस है इसके एक को उन्होंने 100 ml वाटर में, जो साइक्लोड फिश है इसका जो बॉटनिकल नेम है, जूलॉजिकल नेम है ये है, इन्होंने क्या हुआ कि इसके एक को 100 ml ऑफ सी वाटर में रख लिया। सी वाटर में NaCl होगा, मतलब खारे पानी में इन्होंने रख दिया। और क्या किया इन्होंने, 6 ग्राम इसके साथ मैग्नीशियम क्लोराइड भी ऐड किया। क्या क्या इन्होंने देखा, एक का जो फैंडुलस का फिश का एग है, इन्होंने 100 ml ऑफ सी वाटर लिया, प्लस इन्होंने क्या लिया 6 ग्राम इन्होंने क्या लिया, मैग्नीशियम MgCl2, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड लिया MgCl, ठीक है, MgCl लिया। फिर क्या हुआ भैया, रिजल्ट में क्या हुआ, नॉर्मल केस में क्या होता है, जो जो फैंडुलस है हेट्रोक्लिटस है इसका एम्ब्रियो दो आइज होती है जो कि कॉमन है, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो वहाँ पे उन्होंने देखा हाफ हाफ एक प्लेस इन द मैग्नीशियम क्लोराइड मिक्सचर गिव राइज टू 1 आई। इन्होंने जिस एक को मैग्नीशियम क्लोराइड के मिक्सचर में रखा था उसमें क्या हुआ, सिंगल आई ही डेवलपमेंट हुई। लेकिन जिसको इन्होंने नॉर्मली डेवलपमेंट के लिए सी वाटर में रख दिया उसमें क्या हुआ, उसमें बच्चा 2 आई डेवलप्ड हुई। यहाँ आप सही से देखिए, जो ये फिश है तो इन्होंने 2 एक्सपेरिमेंट किया, MgCl2 में रखा और यहाँ पे MgCl एब्सेंट था। ठीक है, वाटर तो सब में होगा। ठीक है, जो एक था इसमें क्या था बच्चा, जो एक से एम्ब्रियो बनाना, फिश कैसे बनाते हैं, ऐसे बनता है, 1 मिनट, ऐसे ही बता। तो जो MgCl2 वाला था उसमें क्या बच्चा, यहाँ पे एक सिंगल आई ही देखने को मिला, मतलब एक आई का डेवलपमेंट नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे बच्चा जो नॉर्मली डेवलपमेंट होता है उसके पास 2 आई होती है, आपने फिश को देखा है। ठीक है, तो ये देखिए केमिकल कैसे अफेक्ट कर रहा है कि बेबी के डेवलपमेंट को, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट है। तो इससे प्रूफ हो रहा है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या है,
वो बेबी के डेवलपमेंट में अच्छा रोल प्ले करता है। इसीलिए बोला जाता है ना, जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको अच्छा अच्छा खाना चाहिए, अच्छा अच्छा बुक पढ़ना चाहिए, ठीक है। और क्या करना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो बेबी पे अफेक्ट करते हैं कैसे इन्वायरमेंट में आप रह रहे हैं, ठीक है। आपको आप भी सोच देखे होंगे कि आप खुद किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, वो आपको खुद अफेक्ट कर रहे हैं। अच्छे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहाँ लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका पढ़ने का मन करता है, ठीक है। खराब इन्वायरमेंट है, कलेश से झगड़े हो रहे हैं तो आपको पढ़ने का मन नहीं करता है, ठीक है। वहाँ पे आपका मन नहीं लगता है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। अब देखना है हमको टेम्परेचर कैसे इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। टेम्परेचर कैसे किसी एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में अफेक्ट कर रहा है, यहाँ पे आपको देखना है, ठीक है। ये आपको लिखने की बहुत ज़रूरत नहीं है। इसका एग्जाम्पल देखिए, जो हिमालयन रैबिट होता है, हिमालयन रैबिट्स होता है, इसके पास सी जीन होता है विच रिक्वायर्ड डेवलपमेंट फॉर पिगमेंट इन फर। ये फर, जो इसका फर होता है, उसके पिगमेंट के डेवलपमेंट में ये रिक्वायर्ड होता है। और स्किन के डेवलपमेंट में, स्किन कलर के और आइज कलर के डेवलपमेंट में ये रिक्वायर्ड होता है। हुज एक्सप्रेशन इज, इसका एक्सप्रेशन जो सी जीन का, जो हिमालयन रैबिट के सी जीन है, इसके एक्सप्रेशन के लिए टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। टेम्परेचर डिसाइड करता है कि ये जीन एक्सप्रेस होगा या जीन एक्सप्रेस नहीं होगा। देखिए, अगर ये रैबिट, हिमालयन रैबिट, ये 35 डिग्री सेल्सियस पे है तो जीन होगा इनएक्टिव। जीन क्या होगा बच्चा, इनएक्टिव। लेकिन अगर यही 15 to 25 डिग्री सेल्सियस पे है तो जीन आराम से एक्टिव होगा, जो फर और स्किन, आई का कलर बढ़िया से अच्छे से दिखेगा, ठीक है, अच्छा बनेगा, ठीक है। मतलब जब इसके एम्ब्रियो डेवलप्ड हो रहा है ना, रैबिट, जो हिमालयन रैबिट है, हिमालयन रैबिट है, ना, जो हिमालयन रैबिट है, अगर बेबी 35 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो कर रहा है तो भैया जो सी जीन है वो नॉट फंक्शन करेगा, नहीं एक्टिव होगा। मतलब बेबी का कलर वगैरह, जो फर कलर है, वो सही नहीं होगा। लेकिन अगर यही 15 to 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो सी जीन अच्छे से वर्क करेगा, अच्छे से ये अपने फंक्शन को शो करेगा। तो देख लिया आपने कि बच्चा टेम्परेचर भी कैसे डिसाइड कर रहा है जीन की एक्सप्रेशन को, ठीक है। ऐसे ही आप जब एंजाइम पढ़ रहे हैं भैया, एक हम अलग तुमको बता रहे हैं, तो उसके एक्टिविटी के लिए आपको ऑप्टिमम टेम्परेचर ना, ऑप्टिमम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है ना। मैक्लिस मेल्टन कांस्टेंट आप पढ़ेंगे वहाँ पे, एंजाइम के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर, फिर उसकी कंसंट्रेशन, जो फैक्टर है उसको देखा जाएगा ना। उसको अभी आपने पढ़ा, तो देख रहे हैं आप एंजाइम, जो मतलब किसी भी फंक्शन के लिए इंटरनल या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में टेम्परेचर क्या है, कैसा सिचुएशन है, वहाँ पे देखा। ऐसे अमीमा में भी आपने देखा था कि अमीबा फोटोस्टैटिक्स आपने पढ़ा था ना, टेम्परेचर में आपने देखा टेम्परेचर कैसे अमीबा के ग्रोथ वगैरह को, डेवलपमेंट कैसे वो रिएक्ट कर रहा है, ये भी आपने देखा था। तो नेक्स्ट आपको देखना लाइट, लाइट कैसे जीन एक्सप्रेशन को अफेक्ट कर रहा है, इसको हमको देखना बटरफ्लाई विंग के डेवलपमेंट में, ठीक है। यह एग्जाम्पल किसने, थॉमस हंट मॉर्गन ने किया था, ठीक है। और इन्होंने कैसे, विनिसा यू आर्टिका एंड विनिसा कैटरपिलस इन्होंने लिया रेड, ग्रीन या ब्लू लाइट, वाइल अदर कैटरपिलर वेयर केप्ट इन डार्क लाइट। इन्होंने जो वेनिसा करके आर्टिका था, और वेनिसा ये यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है, इसकी कैटरपिलर लार्वा को इन्होंने रेड, ग्रीन और ब्लू लाइट में रखा, और अदर को इन्होंने डार्क लाइट में रखा। तो क्या हुआ, जब इन्होंने वेन द कैटरपिलर डेवलप्ड इनटू बटरफ्लाई दियर विंग शोड ड्रामेटिक डिफरेंस, यहाँ पे लाइट के आधार पर यहाँ पे ड्रामेटिक डिफरेंस दिख रहा है। जब इन्होंने रेड लाइट में रखा तो कलर्ड विंग मिले, जब इन्होंने ग्रीन लाइट में रखा तो डस्की विंग्स मिले ना। तो और जब इन्होंने ब्लू लाइट में रखा तो पेलर कलर्ड विंग मिले। जब इन्होंने ये जो वेनेसा आर्टिका और वेनेसा आयो करके हैं, ये दोनों हैं, यहाँ पे स्पीसीज का नाम भूल गया, तो इन्होंने जब मान लीजिए वेनेसा, वेनेसा ही ले लीजिए, इन्होंने जब इसको रेड लाइट में रखा तो कलर्ड विंग इनको मिला, जब इन्होंने ग्रीन लाइट में रखा तो डस्की विंग मिला, जब इन्होंने ब्लू या डार्क लाइट में रखा तो पेलर कलर्ड विंग मिला। तो आपने देखा लाइट कैसे इसके विंग के डेवलपमेंट को अफेक्ट कर रही है। तो इससे हम देख सकते हैं, हम एग्जामिन कर सकते हैं कि भैया टेम्परेचर
लाइट, केमिकल, ड्रग्स किसी बेबी या एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया इतना। अब कैसे कैसे ये इन्वायरमेंटल फैक्टर जो किसी जीन के एक्सप्रेशन को अफेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हमको देखना है। तो ये इन्वायरमेंटल क्या करते हैं, फैक्टर क्या करते हैं बच्चा, डीएनए के सीक्वेंसेस में कुछ चेंजेस करते हैं। देखिए, यूवी रेडिएशन कैन ब्रेक डीएनए स्ट्रैंड एंड केमिकल्स फ्रॉम प्लास्टिक और सिगरेट स्मोक कैन चेंज द केमिकल बिहेवियर ऑफ डीएनए बेसिस। ये भैया जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, जैसे यूवी रेडिएशन है, सिगरेट है, प्लास्टिक वगैरह है, ये सब जो केमिकल हैं, ये क्या करते हैं, कभी कभी डीएनए की स्ट्रैंड को ब्रेक कर देते हैं। जो कि बच्चा एक आई डेवलप हुआ था ना रैबिट, मतलब उसमें जो फीस हमने बताया था आपको, वहाँ पे एक ही आई का डेवलपमेंट हुआ था। तो ये क्या करते हैं भैया, जो डीएनए के स्ट्रैंड को ब्रेक कर देते हैं ना, या फिर डीएनए के बिहेवियर में जो बेसिस हैं उसको चेंज कर देते हैं। इसलिए हाई टेम्परेचर, हाई लाइट वगैरह में एम्ब्रियो का ग्रोथ अच्छे से नहीं होता है। इसीलिए किसी भी बेबी के डेवलपमेंट के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, इपीजीनोम क्या है, डाइट, टॉक्सिन्स, स्ट्रेस एंड फिजिकल एक्टिविटी कैन चेंज द केमिकल टैग्स अटैच टू द डीएनए विच कैन मेक सर्टेन जीन मोर और लेस एक्टिव। इपीजीनोम का मतलब होता है, एपीजीनोम मतलब जीन के ऊपर जो मिथाइलेशन हो जाता है, एस्टाइलेशन होता है, जो कि जीन की एक्टिविटी को ब्लॉक कर दें, या फिर जहाँ पे जीन एक्टिव कराना है उसके लिए होता है एपीजीनोम। ठीक है, जीन के ऊपर एक कैपिंग हो जाती है। ठीक है, तो क्या होता है जब बच्चा डाइट आपका अच्छे से नहीं है, टॉक्सिन है आपके आसपास, ना स्ट्रेस है, फिजिकल एक्टिविटी सही नहीं है, तो क्या होगा बच्चा, जो क्रोमोसोम या डीएनए के ऊपर जो टैग होता है वो क्या होता है बच्चा, वो जीन के ऊपर से हट जाते हैं ना, अटैच टू द डीएनए विच मेक सर्टेन जीन्स मोर एक्टिव। ये क्या करते हैं, ये जो टैग होते हैं अगर ये हट गए या फिर टैग ज़्यादा हो गए तो किसी किसी जीन के लेस एक्टिव भी कर सकते हैं, किसी किसी जीन को हायर एक्टिव भी कर सकते हैं। तो ईपीजीनोम मतलब जिसमें आते हैं डाइट, टॉक्सिन, स्ट्रेस, फिजिकल एक्टिविटी, ये भी जीन की एक्टिविटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। टेम्परेचर भी जीन एक्टिविटी को टेम्परेचर कहाँ अफेक्ट करता है, टेम्परेचर जो है आपका ट्रांसक्रिप्शनल एंड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल स्टेप पे जीन को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ट्रांसक्रिप्शन और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन किसी जीन का नहीं हो पाएगा। लाइट कहाँ अफेक्ट करता है, लाइट कैन डिटरमाइन विच जीन आर टर्न्ड ऑफ एंड ऑन। लाइट भी जीन की एक्टिविटी को ऑन या ऑफ करता है। फॉर एग्जांपल, यूवी लाइट एक्टिवेट क्या करता है, ये सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे, जो सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे है वो ये एक्टिवेट करता है। क्या होता है रिजल्ट से, मिलेनिन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, इंटरनल फैक्टर में आपको हार्मोन्स, जेंडर, सेक्स लिमिटेड सेक्स इन्फ्लुएंस करता, जेंडर में हार्मोन्स, मेटाबॉलिज्म कैन इन्फ्लुएंस जीन एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे आपको इन्वायरमेंटल फैक्टर का बारे में दिखाया गया है। ठीक है, आज हम आपको नोट्स हिंदी में भी प्रोवाइड किए हैं, ये आप देख लेंगे। ठीक है, जिनको हिंदी की ज़रूरत होगी। ठीक है बच्चा, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर। ओके बच्चा, थैंक यू।